हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास रहेगी आरएस प्री 2023 के एग्ज़ाम पर। हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आरएस प्री की, उसमें आज की क्लास में हमारा टेस्ट नंबर रहने वाला है 7th। इससे पहले हमने 6 इम्पोर्टेंट टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं देखे हैं तो इनको ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप देखिए कि अभी तक आरएस का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी ये जुलाई अगस्त में कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो हम इसके फुल लेंथ टेस्ट भी ले आएंगे। उससे पहले हम करते क्या है कि हमसे 20 या 25 क्वेश्चन जितने पर डे होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन उनको पूरी डिटेल से करते हैं। और इन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको आपका कंप्लीट सिलेबस है वो करवाया जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे टॉपिक है यहाँ पे आपको इस बैच में करवाए जाएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब मैं आपके 20-25 क्वेश्चन रोज़ के करवाती हूँ। इसमें ही हमारे 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो इतना टाइम मैं इसलिए लेती हूँ इन क्वेश्चंस में, ताकि आपने अगर एक क्वेश्चन इस चीज़ का किया है तो इसके आसपास का हमारा सारा का सारा कवर हो जाए। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है हम पूरे डिटेल के साथ है ये क्वेश्चंस है वो करेंगे। उसके बाद है हम क्वेश्चंस की संख्या है वो ज़्यादा कर देंगे और डिटेल से तब भी पढ़ेंगे। तो हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज है उस पर बात कर लें। आज का 7वां टेस्ट है और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके साइंस और टेक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना पर। पहले के 3 से 4 क्वेश्चन है ये योजनाओं पर है, आगे के क्वेश्चन है वो साइंस के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है वो सही नहीं है। हमें सही नहीं है वो टिक करना है। इस योजना के तहत मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगले की बात करें, इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना आरंभ हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा मासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। ये चीज आपको क्या लगता है सही दी हुई है? नहीं, ये गलत दी हुई है। गलत क्यों है? क्योंकि इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा मासिक नहीं द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र है वो जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पे मासिक नहीं होकर द्विमासिक होगा। अगला, अनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 50% यानी अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह देय होगा। तो ये 50% नहीं, ये 60% है। 60% और अधिकतम है 1,000 रुपये प्रति माह देय होगा। तो आपके सी और डी है ये गलत दिए हुए हैं। तो यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सी और डी है ये आपके गलत दिए हुए हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस योजना के बारे में एक दो चीजें मैं और बताऊं। पहला तो ये कि इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो ये योजना है वो किस बजट में घोषणा की गई। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की जो राजस्थान का बजट 2021-22 था, 2021-22 था, इसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा की गई। अगला ये कि ये है वो इस प्रारूप को मंजूरी कब मिली या लागू कब हुई। तो इसको मंजूरी मिली थी 8 जून 2021 को इसको मंजूरी मिली। दो चीजें आपको ये याद रखनी है। तीसरी ये कि इस योजना का लाभ है ना, वो लाभ मई 2021 से मिलना आरंभ हुआ। आप कहीं जून मत कर देना, इसका मई 2021 से इसका लाभ मिलना है वो शुरू हुआ। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि कौन कौन से लोग हैं वो अपात्र होंगे। तो केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी होंगे एक तो वो, और एक जो कृषि उपभोक्ता है यानी वो किसान जो आयकर दाता हैं, ये तीनों कैटेगरी के जो इंसान होंगे वो इस अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। तो अपात्र भी आपको याद रखना है। तो ये आपकी थी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस प्रकार के ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभागों द्वारा किया जा रहा है? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलों का विभाग। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फोर्थ, यानी ये तीनों विभागों के द्वारा है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। अब अगर मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना के बारे में थोड़ा और डिटेल से देखें तो जो राजस्थान सरकार है, इन्होंने जो प्रतिभा भवन जो पात्र विद्यार्थी उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए है ये योजना शुरू की थी। यानी जो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वो, और साथ में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रही हैं उन स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का स्वीकृति दी गई थी। अगर आपको पूछ ले कि मंजूरी है, स्वीकृति है, वो कब मिली, तो ये मिली थी 5 जून 2021 को। 5 जून 2021 को ये मिली थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो आर्थिक तंगी में रहने वाले जो होनहार विद्यार्थी है, यानी आर्थिक तंगी से ग्रस्त प्रदेश के जो मेधावी विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए अवसर प्रदान किए जाए, और हर वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई भी अवसर है वो उपलब्ध करवाया जाए। इसके बारे में एक चीज देखें तो आपका पहला तो यही होगा कि इसमें कौन कौन से जो विभाग है जिनके द्वारा ये संचालित है। तो इस योजना का संचालन है वो जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग हो गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हो गया, इसके साथ ही अल्पसंख्यक जो मामलों का विभाग हो गया। तो 3 तो ये विभाग हो गए। अगर आपसे इस योजना का नोडल विभाग पूछ ले तो वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि इसमें संचालित तो इन तीनों विभागों से हो रही है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलों का विभाग। लेकिन अगर नोडल विभाग आपसे पूछ ले तो वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये चीजें याद रखें। इससे आगे है कि इनकी पात्रता क्या है, इस योजना की पात्रता है वो क्या है। तो इस योजना की पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम हो, तो वो सारे परिवार के जो मेधावी विद्यार्थी है वो इसके लिए पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में है, लेकिन उनका जो पे लेवल मैट्रिक्स है वो 11 है, उससे या कम है या 11 तक है, वो भी इसको इसलिए पात्र होंगे। कोई भी छात्र या छात्रा है इस योजना का लाभ है वो 1 वर्ष तक ले सकता है, और इसमें अपने योजना का लाभ है वो अपने यूपीएससी, आरपीएससी या फिर एसआई और इसके साथ 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, साथ में रीट, राजस्थानी कर्मचारी आयोग है अपना आरएसएसबी बोर्ड, उसकी आयोजित यानी 2400 ग्रेड पे की उसके द्वारा जो आयोजित वैकेंसी होती है उनके लिए, कांस्टेबल आदि जो कोई भी तैयारी कर रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए इस योजना का लाभ है वो मिल सकेगा। और इनमें जो मेरिट बनेगी, किस अंकों पर इनका निर्धारण होगा, तो 12वीं और 10वीं के प्राप्तांकों पर, 12वीं और 10वीं के जो अंक होंगे उनके आधार पे मेरिट बनेगी और फिर इसमें उनका चयन होगा। तो ये थी आपकी मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के तहत जोधपुर के केवल शहरी क्षेत्र को ही जलापूर्ति करने हेतु आरंभ किया गया। इसके तहत जोधपुर क्षेत्र के उद्योगों की जल संबंधित आवश्यकताओं की भी पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है, और इस परियोजना का वित्तीयन जापान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें कौन सा है वो, इसमें निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए और जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल बी है वो इसमें सही दिया गया है। अब हम थोड़ा सा बात कर ले राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना की।
तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस परियोजना के तहत वो जलापूर्ति है वो किन्हें किन्हें दी जाएगी। तो केवल शहरी क्षेत्र को नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने जोधपुर शहर के साथ साथ पांच अन्य कस्बों और इसके साथ ही 2000 से अधिक गाँव के लिए पेयजल व्यवस्था सहित क्षेत्र की जो औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी ये प्रस्तावित की गई है। तो आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि केवल शहरी क्षेत्र नहीं है, एक तो जोधपुर शहर है, इसके साथ साथ 5 अन्य कस्बे हैं और इसके साथ साथ ही 2000 से अधिक गांव को एक तो पेयजल व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में ही जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, इसमें आपका दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक गलियारा है, दिल्ली मुंबई DMIC है वो हो जाएगा। साथ में ये जो रोहट पाली रिको जोधपुर, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में पानी की जो औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया जाना इसमें प्रस्तावित कर रखा है। आगे बात करें कि इस परियोजना का जो वित्तीय है वो जापान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका के द्वारा किया जाएगा। नहीं, पहले था कि इस परियोजना के जो पूर्व में थी तो जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका के द्वारा ही इसे वित्त पोषित किया जाना था। प्रस्तावित तो यही था कि इसके द्वारा वित्त पोषित की जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि जो ऋण प्राप्ति है वो 14 माह से अधिक समय से लंबित हो गई, जिसके कारण इसकी लागत है वो बढ़ गई। और फिर इसमें ये किया गया कि इस परियोजना को राज्य निधि से संचालित किया जाएगा। राज्य निधि से संचालित करने का निर्णय लिया गया, तो ये संचालित होगी राज्य निधि से। और इसमें एक बात और कि इस जो परियोजना है इसकी कुल राशि बताई जा रही है 1454 करोड़ रुपए। 1454 करोड़ रुपए है वो इसकी प्रस्तावित राशि है वो बताई जा रही है। साथ में इस परियोजना में पानी है वो कौन सा होगा, तो जो इंदिरा गांधी नहर उसके पानी को जोधपुर लाया जाएगा। तो ये थी आपकी राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3, जिसमें जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो वह एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी केवल ऑप्शन बी ही सही दिया हुआ है। ये आपकी थी योजना। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में ही जिन बच्चों को इस क्लास की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस चैनल पे जो भी क्लासेज होती है उनकी PDF और उनके नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर ही आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आपको वो भी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रुधिर प्लाज्मा के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग होता है, यह हल्का लाल रंग का होता है, इसमें 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है और यह रुधिर का तरल भाग होता है। हमें टिक करना है असत्य कथन पर। तो इसमें जो असत्य कथन है वो दिया हुआ है ऑप्शन 2 कि हल्का लाल रंग का होता है। नहीं, ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। रुधिर प्लाज्मा है वो रुधिर का लगभग 55% भाग होता है और उसी 55% भाग में 90 से 92% है वो पानी होता है। साथ में ये हल्के पीले रंग का होता है और इसमें 7 से 8% है वो प्रोटीन पाया जाता है। 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है और प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा है वो किसकी पाई जाती है, पानी की पाई जाती है, क्योंकि 55% है प्लाज्मा और उसी में 90 से 92% है वो पानी है। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अगला कि 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है और यह रुधिर का तरल भाग होता है। तो सही बात है, ये तरल भाग ही होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 जो कि असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। केंद्रक है को कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ईंधन यानी शक्ति गृह कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आपके ए, बी और सी तीनों के तीनों है वो बिल्कुल सही कथन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर हम बात करें कि कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है और साइटोलॉजी के अगर आपसे जनक पूछ ले कौन है साइटोलॉजी के जनक, तो ये है रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन भी आती है।
कोशिका का अध्ययन कौन सा है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। अगले बात करें कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है और कोशिका का नियमन केंद्रक करता है। एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो नियमन है वो कौन करता है? केंद्रक करता है, केंद्रक करता है। और इसीलिए इसे नियंत्रक कोशिकांग भी कहते हैं। किसको? केंद्रक को क्या बोलते हैं? नियंत्रक कोशिकांग बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो हमारे तीनों की तीनों सही है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें चुनना है। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने तथा नामकरण है वो फंक ने किया। विटामिन को उपापचयी नियंत्रक एवं सहायक आहार भी कहा जाता है। वसा तथा जल में घुलनशील विटामिन क्रमशः बी समूह है, सी, ए, डी, ई, के हैं। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है ऑप्शन 3। तो अगर ऑप्शन 3 ये गलत दिया हुआ है तो सही क्या होगा? सबसे पहले मैं शुरू से बात करती हूँ। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी, बिल्कुल सही है। और इसका नामकरण फंक ने किया था। विटामिन को उपापचयी नियंत्रक एवं सहायक आहार भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करें विटामिन की, तो विटामिन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो फैट में घुलनशील होते हैं, ठीक है, पहला तो फैट में घुलनशील होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है कि दूसरा है वो वाटर में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? वो तो होते हैं आपके एक तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये तो होते हैं फैट में घुलनशील। और वाटर में घुलनशील कौन से होते हैं? एक तो बी समूह है, B1, B2, B4, B5, B12, ये सारे यानी बी समूह हो गया, वो वाटर में घुलनशील है। और इसके साथ साथ ही सी। तो आपके वसा में घुलनशील है वो क्या है? KEDA है। तो इसे आप एक कीड़ा नाम से भी याद कर सकते हैं कि जो कीड़ा है वो वसा में घुल जाता है। तो KED और विटामिन ए। और वाटर में घुलनशील है बी समूह और सी। अगला है कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विटामिन ए है ये हमारी त्वचा, हमारी स्किन और हमारे आईज, इनको संक्रमण से बचाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, जो कि असत्य दिया हुआ है। और इसका फिर राइट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण वाटर गैस कहलाता है। नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। एल्कोहल का जलीय विलयन है वो समांगी मिश्रण होता है, समांग या फिर समांगी मिश्रण होता है। इसमें हमें सही कथन बताना है कि तीनों में से कौन कौन से सही दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। पहले की बात करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण है वो वाटर गैस कहलाता है, बिल्कुल सही है। एक चीज आप याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है जो वाटर गैस कहलाता है, तो इस दौरान है वो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जब ये प्रक्रिया होती है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या फिर अपक्रिया भी बोल सकते हैं। ऊष्माक्षेपी वो होती है जिस अपक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और एक होती है ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जो ऑब्जर्व करती है, यानी वो उस चीज का उत्सर्जन नहीं करती, जो ऊष्मा होती है उसका उत्सर्जन नहीं करती। तो आपका जो वाटर गैस जो बनता है तो वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है और ऊष्माशोषी कौन सी होती है, तो ये आपकी अपक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है। अगली बात करें कि नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है वो प्रोड्यूस गैस कहलाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर अगर हम प्रोड्यूस गैस की बात करें तो इसमें 60% तो होता है नाइट्रोजन, इसके अलावा 30% है वो होता है कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो और इसमें जो शेष मात्रा में जो और गैसें वगैरह बच गई तो वो एक तो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और एक होती है आपकी मीथेन CH4। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रोड्यूस गैस है उसमें एक नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और मीथेन भी होती है। और इस गैस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ईंधन, कांच और इस्पात बनाने में, कांच और इस्पात बनाने में। तो ये तो हमारा बी है, वो भी सही हो गया। अब अगला है कि एल्कोहल का जो जलीय विलयन है वो समांग मिश्रण कहलाता है। अगर हम समांग मिश्रण की बात करें, समांग मिश्रण है वो कौन से होते हैं, इसे समांग भी बोल देते हैं और समांगी मिश्रण भी बोल देते हैं, समांगी मिश्रण भी बोल देते हैं। तो वह मिश्रण जिसमें किसी भी भाग में जो प्रत्येक अवयव होते हैं, प्रत्येक अवयव होते हैं, इनके गुण है वो समान होंगे और साथ में इनका जो संघनन है, इसमें का संघनन है वो भी समान होगा। तो वो क्या होते हैं, वो समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे अब मान के चलिए नमक का जलीय विलयन, नमक का जो जलीय विलयन है वो एक प्रकार का समांगी या फिर समांग मिश्रण है। शर्करा का जो जलीय विलयन है, शर्करा का जलीय विलयन वो भी समांग मिश्रण है। एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन। तो ये तीनों जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है किसकी है, ये समांगी मिश्रण की है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि वह मिश्रण जिसमें किसी भाग में प्रत्येक अवयव का जो संघनन होता है और जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे नमक का जलीय विलयन, शर्करा यानी चीनी का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन। तो आपका फिर ये तीनों के तीनों है वो सही हो गए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन है 4th। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं कोशिश तो काफ़ी कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप नीचे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए। इस साइड रोग दिए गई हैं और इस साइड इनका उपचार दिया गया है। तो हमें बताना है कि इस रोग में इस उपचार से, यानी जो ये रोग है ये अपने आंखों से संबंधित है, तो इन रोगों को इन लेंसों से या फिर इस प्रक्रिया से इनको ठीक किया जा सकता है। इसका हमें मिलान करना है और नीचे जो कूट दिया हुआ होता है उसमें सही टिक करके हमारा आंसर है सही करना है। इसमें फर्स्ट रोग दिया हुआ है दीर्घ दृष्टि या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसे दूरदृष्टि भी बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें होता क्या है, जो इसमें जो पास में स्थित जो वस्तुएं होती हैं, अपने पास में स्थित जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है, दृष्टि पटल के, यानी दृष्टि पटल होता है उसके पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, जिससे जो हमें पास में रखी हुई वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की वस्तुएं वो साफ दिखाई देती हैं। तो ये होता है दूरदृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया। इसमें हमें दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है। तो इसका जो अपना इलाज होता है, उपचार होता है, वो क्या होता है कि इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपका ए में क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, ए में हो गया आपका 4th। दूसरा है जरा दूरदर्शिता, यानी जरा दूरदर्शिता वो होती है कि जो अगर आयु अधिक हो जाती है, यानी उम्र ज़्यादा होने पर न तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं बिल्कुल सही से और न ही पास की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके उपचार के लिए जो द्विफोक्सी चश्मे होते हैं उनका यूज है वो किया जाता है, द्विफोक्सी चश्मों का। तो बी में क्या आ जाएगा, बी में आपका 2 आ जाएगा। द्विफोक्सी कौन से हो गए, इसमें जो अपना ये चश्मा हो गया, जैसे मान लीजिए ये चश्मा है, इसके ये 2 आपके कांच हो गए। तो इसमें जो ऊपर का जो ऊपर जो लेंस लगेगा वो तो लगेगा अवतल, वो लगेगा अवतल, यानी अगर व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर होके वो देख सकता है, तो ऊपर लगेगा अवतल लेंस और जो नीचे की साइड है चश्मे के इस साइड है वो लगेगा उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस लगेगा, यानी जो पास की वस्तु है, वो अब मैंने अभी बताया कि दीर्घ दृष्टि दोष होता है जिसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो उसमें हम उत्तल लेंस लगाते हैं। तो नीचे वाली साइड है वो चश्मे में लगेगा उत्तल लेंस। तो हम इसको नीचे से देख सकते हैं, यानी पास की वस्तुएं दूर देखने के लिए चश्मे के ऊपर से देख सकते हैं। तो ये क्या होती है, जरा दूरदर्शिता होती है, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये दिक्कतें ज़्यादा होती है। यानी बी में आपका हो जाएगा सेकंड, बी में सेकंड। अगला है नेत्र दृष्टि दोष। जो नेत्र दृष्टि दोष होता है इसे मायोपिया भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मायोपिया भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो दूर स्थित वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दृष्टि पटल होता है उससे पहले बन जाता है। आप एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है यानी हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें तो दृष्टि पटल से पीछे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो दूर की चीजें जिसमें दिखाई नहीं देती यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है यानी मायोपिया होता है उसमें जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल से पहले बनता है। ये चीजें हो गई। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि इसका उपचार करने के लिए यानी निकट दृष्टि दोष है तो इसके लिए कौन सा अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस है वो लगाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी में आपका आ जाएगा ए, सी में आ जाएगा ए। और मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद क्या होता है कि जो बढ़ती उम्र होती है उसके साथ साथ जो नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है यानी नेत्र का हमारा जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है यानी फिर दूधिया हो जाता है, जिससे क्या होता है जो आंख की दृष्टि में कमी आ जाती है और कई बार तो है पूर्ण रूप से ही जो हमारी दृष्टि है वो चली जाती है और शल्य चिकित्सा के द्वारा ही इसका उपचार किया जाता है। तो डी में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों के दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया, आपके हाइपरमेट्रोपिया एक तो ये हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। दूसरा आता है दीर्घ हो गया, अब आ गया नेत्र दृष्टि दोष। नेत्र दृष्टि दोष जिसे क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन कौन से होते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि इसमें दूर दृष्टि दोष दिया हुआ है तो दूर का मतलब हो गया कि दूर की वस्तु हमें सही दिखाई देती है, लेकिन पास की जो वस्तुएं इसमें सही नहीं दिखाई देती। नेत्र दृष्टि दोष है तो नेत्र में क्या होगा, हमें जो पास की है वो तो बिल्कुल सही दिखाई देंगी लेकिन दूर की हमें दिखाई नहीं देंगी। एक तो आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। दूसरा कि जो ये आपका दीर्घ दृष्टि दोष है या दूर का जो दृष्टि दोष है तो उसमें जो लेंस है वो उत्तल लेंस यूज में लिया जाता है, उत्तल लेंस। और जो नेत्र दृष्टि दोष है उसमें अवतल लेंस है वो अवतल लेंस ये यूज में लिया जाता है। तो ये कैसे याद रखें, देखिए उत्तल लेंस है तो इसमें से एक वर्ड कम कर लीजिए, यानी एक वर्ण कम कर लेंगे तो उत्तल है तो ये दूर दृष्टि के लिए। अवतल इसमें 4 है, इससे कम कर लेंगे तो निकट, तो अवतल लेंस है वो निकट दृष्टि दोष में यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार आप में भी थोड़ा अच्छे से इसको याद रख कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ये जो है वो अपने प्रॉब्लम होती है कि हम इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप में भी याद कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, इनका मिलान कर दिया, नीचे जो भी कूट दिया हुआ हो आप उसका राइट आंसर कर देना। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्ट धारा डीसी सदैव एक दिशा में प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा एसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेक्षित किया जाता है। इसमें हमें सही कथन है वो बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। इसमें तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। जो हमारी डायरेक्ट करंट होती है वो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, और जो हमारी अल्टरनेटिव करंट होती है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। और जो हमारी अल्टरनेटिव करंट होती है उसका एक हमें लाभ ये होता है अपने डायरेक्ट करंट से कि जो विद्युत धारा को यानी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में इसे प्रेक्षित किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो डीसी की तुलना में एसी है उस विद्युत धारा को सुदूर स्थानों पर, कहाँ पे, सुदूर स्थानों पर बिना किसी ऊर्जा का नष्ट किए, बिना किसी ऊर्जा को नष्ट किए या फिर ऊर्जा का क्षय किए बिना ही इसे प्रेक्षित किया जा सकता है। तो देखें तो अपने डायरेक्ट करंट से हमारी जो अल्टरनेटिव करंट है इसमें ज़्यादा लाभ की होती है ये।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया, जबकि इस शब्द का पर्यावरण के साहित्य में सर्वप्रथम यूज है वो रिटर ने किया था। किसी जीव या फिर उस जीव की प्रजाति का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है वो स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। विश्व व भारत में पारिस्थितिकी जनक विश्व में तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट व भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। इसमें हमें सही कथन है वो चुनना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। हमारे दो तीनों के तीनों सही दिए गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकी होता क्या है, तो पारिस्थितिकी जो जीव होते हैं उनके अपने प्राकृतिक आवास होते हैं, यानी जहाँ पर वो रहते हैं। प्राकृतिक आवास, जीवों का जो प्राकृतिक आवास होता है उन प्राकृतिक आवास में अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान होता है उसमें जीवों के उनके प्राकृतिक आवास के संबंधों और साथ में अन्य जीवों के साथ जो उनका संबंध होता है, उनके अंदर जो इंटरकनेक्शन होता है, अंतःक्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो दोनों चीजें आप समझ गए कि पारिस्थितिकी तो कहलाएगा जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन, और पारिस्थितिकी विज्ञान क्या कहलाएगा कि जीवों के उनके प्राकृतिक आवास के संबंधों तथा अन्य जीवों के साथ इनका जो भी इंटरकनेक्शन होता है उसका अध्ययन वो कहलाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। अब देखें कि पारिस्थितिकी जो शब्द है वो तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, लेकिन इस शब्द का जो पर्यावरण के साहित्य में है वो सबसे पहले यूज है वो रिटर ने किया था। ये बिल्कुल सही बात दी हुई है। अब हम बात करें पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है ये दो शाखाएं होती है उसकी। पारिस्थितिकी क्या होती है? दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी? पहली तो होती है स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, और दूसरी कौन सी होती है? पहली ये हो गई, दूसरी होती है समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी स्थितिकी। इन दोनों में क्या अंतर है? जो स्व पारिस्थितिकी है इसमें जीवों के जो अध्ययन किया जाता है, इसमें किसी भी जीव या फिर उस जीव की जो प्रजाति होती है, जीव या फिर उस जीव की प्रजाति, उनका वातावरण के साथ है इंटरकनेक्शन होता है, यानी वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी जैविक और अजैविक घटकों के साथ उनका जो संबंध होता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो तो होता है स्व पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी होता है कि इसमें जीवों का जो समुदाय होता है, जीवों का समुदाय यानी विभिन्न प्रजातियों का उनके वातावरण के साथ जो इंटरकनेक्शन होता है, संबंध होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो होता है समुदाय पारिस्थितिकी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया क्या होता है? तो ये होता है पारिस्थितिकी। और अगर देखें कि विश्व में पारिस्थितिकी का जनक है वो कौन है? वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और भारत में अगर इनके जनक देखें तो वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कई बच्चों के ये हो सकता है कि मैम आप तो 20 ही क्वेश्चन करवाते हो, लेकिन आपने देखा अब इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसके साथ ही अलग से भी जो भी फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ। तो आप देखिए एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन है, तो 20 के देखिए आप कितने बन गए। ऐसे में सारे भी जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही लेके आ रही हूँ कि एक क्वेश्चन में है वो 3 से 4 क्वेश्चन है वो बनते हूँ। तो इसलिए आप ये मन में मत रखिएगा। कई बच्चों का ये डाउट आता है कि मैम आप तो क्वेश्चन की संख्या है वो कम है, आप क्वेश्चन की संख्या बढ़ाओ। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपका जो मैटर है वो तैयार होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण स्वस्थानीय संरक्षण का नहीं है? इसमें क्या दिया हुआ है? नहीं है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जंतु उद्यान। पहले तो इसका राइट आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ यानी जंतु उद्यान। अब मैं बताती हूँ कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, यानी इन सिटू, इसे बोलते हैं इन सिटू। इन सिटू यानी ऑन साइट, यानी ऑन साइट, ऑन साइट।
अगर इसकी बात करें संरक्षण की, तो ऑन साइड जो संरक्षण होता है, यानी जो संकटमयी जातियां होती हैं, संकटमयी जातियां होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होता है, उनकी सुरक्षा के लिए होता है। संपूर्ण पारितंत्र या फिर उसकी जो विविधताओं के सभी स्तर होते हैं, सभी स्तरों पर संरक्षण होता है, वो कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। अगर हम इनके जो जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण की बात करें, तो ये दो विधियों में होता है। दो विधियां कौन कौन सी होती है? एक तो आप हॉटस्पॉट से मान लीजिए कि हॉटस्पॉट पे है जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भी इनका संरक्षण होता है। दूसरा होता है इनका जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्रों में इनका संरक्षण है वो किया जाता है। तो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे जीवमंडल आरक्षित वन हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, तो ये होते हैं आपके संरक्षित क्षेत्र। और जंतु उद्यान है ये कौन सा हो गया? ये आपका इन सिटू में आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? प्राथमिक प्रदूषक द्वितीय प्रदूषकों की अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक समान रूप से हानिकारक होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं। और DDT एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अगर हम प्राथमिक प्रदूषक की बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक है वो उसी रूप में बने रहते हैं जिस रूप में वे पर्यावरण में होते हैं, यानी पर्यावरण में जो मुक्त रूप में होते हैं वही प्रदूषक क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। फिर द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं? तो इनका निर्माण है वो प्राथमिक प्रदूषकों से ही होता है, यानी प्राथमिक प्रदूषकों की जो आपस में अभिक्रिया होती हैं, आपस में अभिक्रिया होती है उससे द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है। तो ये हो गया कि पहले प्राथमिक प्रदूषक थे, फिर इनसे द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण हुआ है, तो ज़्यादा हानिकारक कौन से हो गए? द्वितीयक प्रदूषक हो गए। तो द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं, यानी अधिक विषाक्त होते हैं, विषाक्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर सही तो ये हो गया। और DDT है एक प्राथमिक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में असत्य कथन है? यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत व ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, यह परंपरागत एवं नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है, और यह दागों और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। इसके बारे में एक दो चीज़ें देखें तो सबसे पहले तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा, भारत व ऑस्ट्रेलिया ने भारत व रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है, यानी भारत का जो DRDO है तथा रूस की जो मशीनोस्ट्रोयनिया है, मशीनोस्ट्रोयनिया, इसके द्वारा ये विकसित की गई है। यह परंपरागत एवं नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिससे पनडुब्बियों से जहाज़ों से या फिर विमानों या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी जो इसकी गति है 2.8 मैक। और ये किस तकनीक पर आधारित है? यह मिसाइल दागो व भूल जाओ तकनीक पर आधारित है, यानी फायर एंड फॉरगेट, यानी इसे लॉन्च करने के बाद है इसका मार्गदर्शन करना जरूरी नहीं है, इसके मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लिया जाता है। बायोमेट्रिक अन्वेषण, जीनोम अनुक्रमण, DNA फिंगरप्रिंट और गुणसूत्र प्रसाधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, DNA फिंगरप्रिंट। अगर हम बात करें कि जो DNA होता है नाइट्रोजनी क्षारकों से बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारों से बना होता है। तो नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं उनके अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान है वो की जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान है वो DNA के फिंगरप्रिंट के द्वारा की जाती है।
अगर हम बात करें इस तकनीक की, तो ये तकनीक है वो किस वर्ष आई थी? तो इस तकनीक का विकास है वो 1985 में हुआ था। किसके द्वारा? जो सर एलेक थे, सर एलेक जेफ्रेज इसके द्वारा है इसका विकास किया गया था, 1985 में किया गया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से है वो किसी व्यक्ति के पहचान की विधि देखी जाती है, यानी किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। अगर हम बात करें कि इस तकनीक का यूज करके क्या क्या किया जा सकता है, तो कोई भी जैसे पैतृक आनुवंशिकता है उसका पता चल सकता है, या फिर कोई संकटापन कोई जीव है, ठीक है, उसकी प्रजातियों को बचाना हो, यानी प्रजातियों को बचाना हो, उस प्राणियों की रक्षा करनी होती है, उनके रक्षण के लिए भी काम आता है। कई बार जो न्यायालयी विश्लेषण होता है, यानी कोई न्यायालयी अपराध होता है तो उसका निरीक्षण करने के लिए भी, विश्लेषण करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अगर हम देखें कि इस पद्धति में किसी व्यक्ति का जैविक अंश है, जैविक अंश का यूज किया जाता है। जैविक अंश कैसे हो गया? जैसे रक्त हो गया, बाल हो गए, लार हो गई, इन सब चीजों से है वो डीएनए की पहचान की जाती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विभिन्न पनडुब्बियों के संदर्भ में असुमेलित है। आईएनएस वागीर है उसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। आईएनएस कलवरी को अक्टूबर 2015 में, आईएनएस करंज को जनवरी 2018 में, और आईएनएस अरिहंत को 2009 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारी फर्स्ट दे रखी है उसे असुमेलित बताया गया है। क्यों? कि जो आईएनएस वागीर है उसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अगर इन पनडुब्बियों की बात करें तो इन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां थी। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी थी। इसके तहत है वो आईएनएस वागीर है, इसे तो मुंबई के जो मझगांव डॉक शिप बिल्ड्स है लिमिटेड है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर कलवरी, करंज, अरिहंत, तो इनका तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आईएनएस वागीर है वो नवंबर 2020 में लॉन्च की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड ये संस्थाएं दी गई है और इस साइड स्थान दिया गया है। तो हम बात करें इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आईयूसीए की बात करें, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है पुणे में। आईयूएसी की बात करें, आईयूएसी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और हम बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। तो मैंने ये आपकी संस्थाएं और इनके स्थान बता दिए हैं। इनका मिलान करके नीचे जो कोट दिया होगा उसे हमें राइट क्लिक करना है। आगे बढ़े, कई बार ये सिंगल में भी पूछ लिए जाते हैं और ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये संस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, इस साइड है नौवहन तंत्र दिए गए हैं और इस साइड है वो देश दिए गए हैं। तो हमें बताना है किस देश का कौन सा है। सबसे पहले है ग्लोनास है, ये रूस द्वारा विकसित नौवहन तंत्र है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा अपना विकसित तंत्र है। और इसे अगर पूछ ले कि पूर्ण रूप से क्रियाशील कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। तो ये ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ही हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा? ग्लोनास है वो रूस की नौवहन तंत्र है। आगे बात करें गैलीलियो की। गैलीलियो है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित है, तो यानी यूरोप इसका सही दिया हुआ है और इसे विकसित किया गया था 2001 में। बाइडू की बात करें तो बाइडू चीन द्वारा विकसित नौवहन तंत्र है, आपका ये भी बिल्कुल सही है। और जीपीएस की बात करें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए द्वारा विकसित नौवहन तंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेटिना अपवर्दी है मध्य मस्तिष्क की, अगर मस्तिष्क की, और यहाँ पे आएगा पश्च मस्तिष्क, ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे
पस मस्तिष्क की, पोन्स वेरोलाई की। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है मध्य मस्तिष्क की। रेटिना है वो मध्य मस्तिष्क की अपवर्दी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि इस साइड एंजाइम दिए गए और इस साइड इनके कार्य दिए गए हैं, तो सही जोड़े का चयन करना है। इसमें से सही जोड़ा कौन सा है? ई कोलाई प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियस सेकंड, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए नहीं। एक्रोसिन अंडे के कोर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है, तो हाँ ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है। एक्रोसिन जो एंजाइम है वो अंडे के कोर्टिकल कणों द्वारा स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है? बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है। तो राइट आंसर फिर आपका यही हो गया। आगे के तीनों गलत दिए हुए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। मेथोनी कमल का, साइट्रिक कमल का, ऑक्जेलिक अम्ल का और एसिटिक अम्ल का। यानी टमाटर में बहुल मात्रा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। ये मैंने 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास कल के टेस्ट में, टेस्ट नंबर 8 में अच्छे अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।